Good morning, students. Welcome again in +1 class geography. In my last video, we discussed about the chapter number 9, solar radiation, heat balance and temperature, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन व तापमान। इसमें हमने सबसे पहले किया था सोलर रेडिएशन के बारे में, फिर इंसोलेशन के बारे में एंड देन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसोलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर सबसे पहला था इंसलाइनेशन ऑफ द सन रेज, सेकेंड इज द इफेक्ट ऑफ द एटमोस्फेयर ऑन द इंसोलेशन, थर्ड इज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर, फोर्थ इज द लेंथ ऑफ द लैंड एंड डे ड्यूरेशन ऑफ द सनशाइन, स्लोप ऑफ द लैंड, एंड सिक्स एंड लास्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। And today chapter we discuss about the spectral distribution of the insolation on the earth surface। अर्थ सरफेस पे किस तरीके से सूर्य ताप का वितरण होता है, सूर्य ताप किस तरीके से फैलाव करता है, ये हम 2 टाइप से करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि सूर्य ताप की किसी जगह पर अपनी इंसोलेशन या फिर अपना सूर्य ताप भेजने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। The insolation received from the earth surface is the influenced by the number of factors and varied from the place to place। हर जगह पे डिफरेंट टाइप के कारणों से ये सूर्यताप आता है। It is as much in the 320 watt M2 in the tropic that the reduce of the 70 watt M2 एट द पोल्स। जहाँ उष्ण कटिबंध में यह 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर में होता है, जबकि ध्रुवों पर इसकी मात्रा घट जाती है जो 70 वाट ही रह जाती है। इस टाइप के जो इफेक्ट को हम जो बोलते हैं क्लाउड्स आर दिस एम्पलीफाई इंडिकेट द लैटिट्यूड इफेक्ट ऑन द इंसोलेशन। इसे हम सूर्यताप को अक्षांशीय प्रभाव स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से कितने अक्षांश पर जाने पर ये क्या इफेक्ट डालती है। क्लाउड्स कवर इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्लाउड्स भी एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसुलेशन को इफेक्ट डालने के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट द रीज़न दैट द ट्रॉपिकल हीट हॉट डेजर्ट रिसीव द मोर इंसुलेशन। इसी के कारण ये प्रॉब्लम होती है कि जो हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट है वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा मात्रा में होती है इक्वेटर एरिया में, एंड ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हैव क्लियर एंड क्लाउडलेट स्काई वेयर sky remain overcast and the clouds is equatorial land generally at the same latitudes and insolation is more over the continental than over the ocean. In winter the middle and the higher latitude receive less radiation than in summer। इसमें बताया गया है कि जैसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में आकाश में बादल रहित होता है, जबकि विषुवत रेखा पर या इक्वेटर के आसपास बादल छाए रहते हैं। एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीप भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब ओशियन के पास तो कम और लैंड के पास ज़्यादा। इसके विपरीत अगर हम शीत ऋतु में या फिर सर्दी की ऋतु में देखें तो उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में सर्दियों में कम जो है रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है। नाउ हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ द एटमोस्फेयर। वायुमंडल का तापन और शीतलन। हीटिंग एंड एयर like all other substance is heated by radiation, condensation, convection and advection। मतलब सभी तरीके से वायुमंडल में सबसे पहला है रेडिएशन विकिरणन, दूसरा है कंडक्शन संचालन, तीसरा है कन्वेंशन सहवहन और फोर्थ है एडवेकेशन अभिवहन। इनके कारण ही अर्थ ठंडी या गर्म होती है। अब ये चारों चीज़ें होती क्या हैं इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है रेडिएशन या विकिरण। रेडिएशन इज द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द बॉडी और एंड ऑब्जेक्ट बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट वेव्स। किसी भी पदार्थ में ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। जैसे ही सोलर रेडिएशन आई और अर्थ को गर्म करना शुरू कर देती हैं, दैट इज़ द रेडिएशन। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली सभी किरणें पृथ्वी पर आती हैं और उसके वायुमंडल को गर्म करना शुरू कर देती हैं।
एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है ये जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर ही यात्रा करती रहती है। मतलब हवा रुकती नहीं है, हवा ठंडी होती है, गर्म होती है। इसी तरीके से भूमि के साथ चलती है, भूमि के ऊपर चलती है। हवा कभी भी नहीं रुकती और वो गर्म या ठंडी हर मौसम में चलती है। सूर्य से आने वाली किरणें शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स दो टाइप की होती हैं। लघु तरंगों से होती है और वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए उसे पृथ्वी तक पहुंचाती है। पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सारा भाग पुनः वायुमंडल में भी चला जाता है, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, जिसे भौमिक विकिरण व लंबी तरंगों के कारण वायुमंडल में सुगमता से अवशोषित कर लेता है। अतः वायुमंडल में सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भूमि से आने वाली विकिरणें अधिक गर्म करती हैं। यही कारण है वायुमंडल की निचली परतें अधिक गर्म होती हैं। देखो बेटा, रेडिएशन का एक बार हम एक डायग्राम से देखते हैं। सपोज कीजिए दैट इज द अर्थ एंड दैट इज द सन। सन से आने वाली किरणें, ठीक है, रेडिएशन किसी भी तरीके से यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। इन लेयर्स के थ्रू हर लेयर्स पे अपना डिफरेंट चेंजेस लेके आती हैं और जब वो अर्थ सरफेस पे आती हैं तो इनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाती है। तो अर्थ सरफेस को ये इतना गर्म नहीं कर पाती। अगर अर्थ सरफेस को ये गर्म करे ना तो ये मॉर्निंग टाइम पे ही सन आते ही जो रेडिएशन होती है वही गर्म करना शुरू कर देती है। लेकिन अर्थ के कारण, अर्थ की अंदर जो गर्मी है इसके कारण और यहाँ से जो टेरेस्ट्रियल वेव्स रेडिएशन जो चली, कुछ ये वेव्स वापस चलती हैं, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। इस लेयर में पहले ऊपर से और फिर अर्थ की टेरेस्ट्रियल वेव के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है, उससे कम गर्मी यहाँ है, उससे कम गर्मी यहाँ है। तो गर्म होना सबसे नीचे से शुरू हुआ, ये वाली लेयर। यही चीज़ें रेडिएशन के कारण यहाँ समझाई गई हैं। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। रेडिएशन इज द डायरेक्टली हीटिंग ऑफ द बॉडी or the object of by the transformation of the heat waves. This is the only mechanism in which the heat can travel through the relative empty space. किसी खाली जगह में हीटिंग आ गई। The radiation comes from the sea or in the sun in the form of short waves. वहाँ से किस वेव्स में आई? शॉर्ट वेव्स में आई। And when he went out of the earth, अर्थ के ऊपर से दोबारा जाएंगी, that is become in the long waves process या long waves में। Most of it is reflected back by the earth's surface in the long waves radiation. This is known as the terrestrial radiation, which is the easily absorbed by the air. Thus the atmosphere is heated more by the टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगर आपको कोई कह दे कि सन की गर्मी से गर्मी पैदा हो रही है या अर्थ की गर्मी से, दैट इज़ द रीज़न टेरेस्ट्रियल या अर्थ के रेडिएशन के कारण ही जो है गर्मी पैदा होती है या हमें गर्मी लगती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि गर्मी के मौसम में अगर आप पाइप से या किसी पानी की तरीके से या बारिश एक बार आ जाए, तेज़ बारिश ना हो, कम बारिश आई, उसके बाद अर्थ के अंदर से जो रेडिएशन निकल रही हैं, जो गर्मी इंसोलेशन निकल रही हैं, जो भी तापमान निकल रहा है वो आप इजीली फेस कर पाते हैं कि भाप हमारे हीटिंग हमारी बॉडी को टच करके जाती हुई दिखाई देंगी। ऐसी गर्मी वहाँ से निकलती है। इस टाइप की है जो रेडिएशन का इफेक्ट है। सेकेंड इज द कंडेंशन। कंडेंशन का मतलब संचालन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मैटर बाय द न्यूक्लियर एक्टिविटी इज कॉल्ड द कंडेंशन। जब असमान ताप वाली कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी और अधिक तापमान वाली कोई वस्तु कम तापमान वाली वस्तु की ऊष्मा प्रवाहित करेगी, कम तापमान वाली को अधिक तापमान वाली ऊर्जा वो अपनी वो देगी, एक्टिविटी करेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? कंडेंशन होगी। व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन द कनेक्ट विद द वन अनदर देयर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्लो की जाएगी फ्रॉम द वार्मर के थ्रू टू द कूलर बॉडी। दिस ट्रांसफॉर्म ऑफ हीटिंग कंटिन्यू अनटिल बोथ द बॉडी अटेन द सेम टेम्परेचर। और वो जब तक एक दूसरे की बॉडी के अंदर या एक दूसरे की चीज़ को वो आपस में गर्म करती रहेंगी जब तक कि उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। एयर इज़ द पुअर कंडेंसर ऑफ द हीट एंड ओनली द waves of the atmosphere are heated by the condensation as the result of direct connect with the earth's surface, as the whole condensation is least significant in the heating of atmosphere.
जब ऊष्मा यह प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है तथा संचालक प्रकृति वायुमंडल में गर्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वायुमंडल की केवल निचली परतें ही गर्म हो पाती हैं, ऊपर वाली नहीं। थर्ड इज द कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब सहवहन। सहवहन ट्रांसफॉर्म ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड द कन्वेंशन। किसी भी गैस या तरल पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर अणुओं द्वारा बराबर संरचना का प्रवाह करना सहवहनीय कहलाता है। कन्वेंशन मोशंस आर पॉसिबली ओनली इन द लिक्विड एंड गैसियस एंड नॉट इन सॉलिड। ये किस में काम करेगा? लिक्विड और गैस में। सॉलिड चीज़ों के अंदर ये कन्वेंशन काम नहीं करेगा। व्हेन द एयर ऑफ द is the lower layer of the atmosphere get heated either by the terrestrial or the condensation, it expand from its density decreased। और जब वायुमंडल की निचली परत भूमिगत टेरेस्ट्रियल विकिरण के द्वारा या कन्वेंशन के कारण कंडेंशन के कारण गर्म होना शुरू होती है तो वायु फैलती जाती है और उसका जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के कारण वो एयर बिल्कुल लाइट हो जाएगी और लाइट एयर हमेशा ऊपर की तरफ, हल्की चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी। इस प्रकार वह वायु की सबसे नीचे वाली लेयर में ऊष्मा को लेके जाती है और ऊपर वाली वायु अपना स्थान ले लेती है। ठीक है, नीचे फिर ठंडी हवा नीचे आ जाती है। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए कि एक यहाँ पे बर्न कीजिए, आग जलाइए, यहाँ ठंडा पानी है, ठीक है, ये और यहाँ ये लेयर गर्म होने के बाद हल्की डेंसिटी कम होगी, ये पानी ऊपर जाएगा और यहाँ से इसका स्पेस ठंडा पानी ले लेगा। इस तरीके से इस प्रोसेसिंग से ये पानी गर्म होता है और एयर भी गर्म इसी तरीके से होती जाती है, एटमॉस्फेयर भी गर्म इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट इज इसका देखो यहाँ पे आप लोगों को एक दिया भी गया है एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज पे पिक्चर को आप देखो कि यहाँ कैंडल बर्न की गई है, जैसा मैं आप लोगों को दिखा रही थी अभी। यहाँ पे कैंडल बर्न की दिखाई दे रही है, यहाँ पे वार्म वाटर है और यहाँ ये कैंडल से जो वार्म वाटर है, ये वार्म वाटर यहाँ से ऊपर जाता चला जाएगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है और इसका प्लेस लेने के लिए इन एरो के साथ दिखाई दे रहा है आपको, ये कोल्ड वाटर नीचे आ रहा है, यहाँ से भी कोल्ड वाटर नीचे आ रहा है और यहाँ से वार्म वाटर ऊपर जा रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है एटमॉस्फेयर में होती है। कूलिंग एयर मास मूव फ्रॉम द हॉरिजेंटल नियर द अर्थ सरफेस फिल अप द वैक्यूम, खाली जगह को भरता है, रीचिंग द हीटिंग रीजन। इट इज़ आल्सो वार्म अप टू द राइज, हैंस recycle movement associated with the conventional current of the atmosphere transform heat and lower layers of the upper layer heat by the atmosphere। इसी तरीके से होता है अर्थ के साथ भी यही होता है। अर्थ के साथ क्या कैसे होता है कि अर्थ की ये इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी है, यहाँ से कन्वेंशनल वेव चलती हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं, गर्म हवाएं ऊपर चली गई और ठंडी हवाएं ऊपर से आके यहाँ अपना प्लेस ले लेती हैं। इसी तरीके से मूवमेंट यहाँ होता रहता है और गर्म हवा ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये अपना स्थान ले लेंगी। यही प्रोसेसिंग होती है जिससे कि एटमॉस्फेयर गर्म होता है। एंड लास्ट इज द अभिवहन या एडविकेशन। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर, water and any other fluid is known as the advection. In the case of it may be the result of the transformation of heat from the lower and the higher latitude. Ocean currents divide in the surface wind to the transform heat by the advection from the tropic of polar latitudes when the warm air mass reached cold air areas and they rise the temperature। और अभिवहन का मतलब ये प्रक्रिया है, क्षितिज दिशा में स्थानांतरण होता है, गर्म वायु राशियाँ ठंडी वायु राशियों का स्थान ले लेती हैं और इसी तरीके से जो पोल्स के पास ठंडी हवा है वो मूवमेंट करती हुई नीचे आती हैं और इक्वेटर के पास जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ जाती है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है। कोल्ड एयर
अर्थ सरफेस दिखाया गया है, दैट इज़ द अर्थ सरफेस। इसके बाद यहाँ पे वार्म एयर जा रही है ऊपर की तरफ, यहाँ से कोल्ड एयर नीचे आ रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ टेरेस्ट्रिया या भौमिक किस तरीके से रेडिएशन होती है उनको डायग्राम के साथ हमें देखना है, तो ये पूरा लेक्चर उसी पे डिपेंड होगा। तो आप यहाँ तक का चैप्टर अपना आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।